हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का देखने वाले हैं, जो कि साइंस का मॉडल पेपर है, जो कि 2023 का दिया गया है ना। जिसमें जितना भी प्रश्न है इसमें वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो समय अपने मार्ग से मुड़ जाती है, तो इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जो कि आपका एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है। क्या निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है और दूर की नहीं दिखती है, मतलब कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो रासायनिक समीकरण है दोस्तों, उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के और अभिक्रियाएं को सही रूप से दर्शाने के लिए, है ना। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। जो आधुनिक आवर्त नियम है दोस्तों, यह क्या है। तो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। डीएनए प्रकृति के प्रजनन में क्या महत्व है। जो डीएनए है वह प्रकृति के प्रजनन में क्या महत्व है बोला है। तो डीएनए प्रकृति से संतानों में माता पिता के गुण स्थानांतरण होता है ना। अगला प्रश्न आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, परितंत्र में अवघटकों की क्या भूमिका है। जो परितंत्र होता है दोस्तों, उसमें अवघटकों की क्या भूमिका बोला है। तो अवघटक वृत्त जीवों को सरल पदार्थों में बदलकर पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करता है ना। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के कोई 2 लाभ लिखे। जो भूमिगत जल होता है दोस्तों, जमीन के जो अंदर रहता है, जिसे हम लोग पीते हैं, उसका बोला है कि 2 लाभ लिखे, है ना। तो आपका इसका उत्तर होता है, पेयजल का प्रमुख स्रोत पीने के लिए, मतलब कि प्रमुख स्रोत है पेयजल, है ना। कृषि के लिए उपयोगी, है ना। जहाँ पे नहर का सुविधा नहीं होता है, नदी की सुविधा नहीं होता है, तो क्या करते हैं लोग, वहाँ पे कुआं कोड़ के या बोरिंग करा के पानी निकाल के वहाँ पे कृषि कार्य को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग को क्या लिखना है, अंतर। तो क्या अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, और उत्तल में होता है बाहर की ओर उभरा हुआ। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और इसमें आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। अगला प्रश्न क्या बोला है, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है ना। यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है। इस समय सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, इस समय अधिक दूरी तय करता है। नीला प्रकाश बिखर जाता है और लाल प्रकाश आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। जो कि यहाँ पे संतुलित किया गया है दोस्तों, क्या है, H2 + Cl2, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है ना। तो यहाँ पे 2HCl ये संतुलित किया गया है ना। यहाँ पे अगला क्या है, 2Na + 2H2O, फिर है यहाँ पे जो इससे अभिक्रिया कर क्या बना है, 2NaOH + H2। यहाँ पे देखिए 2Na और 2 क्या बोला है, 2H2O। तो यहाँ पे देखिए 2Na है और 2 गो ऑक्सीजन भी है ना, और हाइड्रोजन भी 2 गो है ना, और इधर भी हो गया 2 गो। तो यह भी संतुलित किया गया, इसी प्रकार यह भी संतुलित किया गया है ना। अगला प्रश्न क्या है, वर्षा क्या है। अशुद्ध जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है।
तो इसका पीछे बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, वायुमंडल में घुले SO2 व NO2 से बनने वाली वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। आगे दिया गया है, अशुद्ध जल में आयन नहीं होते हैं। जो अशुद्ध जल होता है दोस्तों उसमें आयन नहीं होता है, इसलिए चालक नहीं, जबकि वर्षा जल में घुले लवण होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न यौगिक के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए बोला है। तो एथेन से युक्त एल्डिहाइड, तो इसका नाम है एथेनॉल, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र CH3CHO हो जाएगा। अगला है प्रोपेन से उत्पन्न कीटोन, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनोन, CH3COCH3 हो जाएगा इसका सूत्र। अगला क्या है, मीथेन से उत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे कि मेथनोइक अम्ल कहते हैं, तो इसका हो जाएगा HCOOH हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो, जब एथिनील शरीर में प्रविष्ट होता है तो तब क्या अभिक्रिया होता है। जब एथिनील है ना, वह शरीर में प्रवेश करता है तो क्या अभिक्रिया होता है। तो एथिनील इंजाइमों की क्रिया को प्रभावित करता है और कोशिकाओं श्वसन को बाधित करता है ना। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। जो ऊर्जा होता है उसका आदर्श स्रोत में क्या गुण होता है बोला है। तो आपका हो जाएगा अधिक ऊर्जा देना, सस्ता हो, प्रदूषण रहित हो और आसानी से उपलब्ध हो। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। R1 R2 R3 के लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए बोला है ना। तो पार्श्व क्रम संयोजन जब प्रतिरोधकों को एक बाद एक जोड़ा जाता है तो उसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें कुल प्रतिरोध R1 R2 और R3 होता है ना। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है दोस्तों वह किसे कहते हैं, एक प्रयोग द्वारा समझाइए बोला है ना। तो जब किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। प्रयोग में कुंडली और गैल्वेनोमीटर को चुंबकीय के पास ले जाने पर धारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है, धातु एवं अधातु की 3 भौतिक एवं 2 रासायनिक गुण अंतर लिखिए बोला है। तो धातु चमकीले होते हैं, अधातु मटमैल होते हैं। धातु चालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं। धातु तन्य होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं। रासायनिक गुण बोला है, धातुएं ऑक्साइडीय क्षारीय हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय है ना। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए बोला है। तो आप लोग इसका चित्र बना लीजिए दोस्तों, हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं। अमीबा में पोषण होजोलोइक प्रकार का होता है। अमीबा भोजन को अपने कूटपाद की सहायता से चारों ओर घेर लेता है। भोजन को घेरकर भोजन रिक्तिका बना लेता है। भोजन रिक्तिका में एंजाइमों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। पचा हुआ भोजन शरीर में अवशोषित हो जाता है। अपचित भोजन को कोशिका से बाहर गर्म द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया 19 नंबर प्रश्न, आनुवंशिकता क्या है। यह क्वेश्चन बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगले बार या 5 नंबर क्वेश्चन प्रश्न में पूछा गया था, इस बार आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या बोला, आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकताओं में DNA की क्या भूमिका है बोला है। तो माता पिता के गुण का संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। DNA आनुवंशिकता का मुख्य आधार है। इसमें आनुवंशिक सूचनाओं संचित रहती है। DNA की प्रकृति बनी है जिससे गुण अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यह शरीर की बनावट, रंग, ऊंचाई और अन्य लक्षणों को नियंत्रण करता है ना।
तो आप लोग का क्वेश्चन यहीं तक था दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग को पता ही है कि एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, वह डायरेक्ट मॉडल पेपर से उठा के दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।